करना है। ठीक है, चलो भाई पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है इंटरनल कैलिपर इज यूज टू मेजर। देखो ये क्या है, ये मेरे पास एक कैलिपर रखा हुआ है। ये क्या है? कैलिपर। वर्नियर कैलिपर मैंने टूल में पढ़ाया है थ्योरी में। इसी कैलिपर से वर्नियर कैलिपर बनता है, पढ़ाया था ना। तो ये कैलिपर है। अच्छा, डिवाइडर और कैलिपर अलग अलग है। डिवाइडर की अगर टांगों को आप देखोगे ध्यान से तो इसकी टांगे बिल्कुल सीधी हैं, ये डिवाइडर होता है। कैलिपर की बात करोगे सर तो इसकी टांगे बेंट होती हैं, मुड़ी होती हैं। देखो ना, ये देखो इसकी टांगे मुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें भी देखोगे ये इनसाइड कैलिपर है। इसका काम कहां होगा, कहां यूज होगा सर? इनसाइड में। इसमें होल है, इसका अगर हमको मेजरमेंट लेना है तो इसके इनसाइड देखो, अंदर साइड में अंदरूनी डाया, अंदरूनी डेप्थ है कहीं पर, उसका मेजरमेंट लेना होगा तो इसका आप यूज करोगे। एक्सटर्नल, इसको बाहर से इसकी मेजरमेंट लेनी है तो आप इसका यूज करोगे। समझ में आई बात? तो आप क्या कहोगे मेरे भाई कि ये कैलिपर है, और कैलिपर में क्या पूछा? इंटरनल कैलिपर। नाम में चाहे आपको इनसाइड बोल दे चाहे इंटरनल बोल दे, बात एक ही है। तो आप कहोगे सर ये क्या है? इनसाइड कैलिपर है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनसाइड कैलिपर की टांगे बाहर की साइड निकली होंगी, तब जाकर के किसी भी स्लॉट्स में वो मेजरमेंट कर पाएगा। क्या मापने के लिए किया जाता है सर? छेद का व्यास मापने के लिए। भवन की ऊंचाई क्या? नहीं भाई, कीवे का व्यास। छेद और कीवे दोनों का डायमीटर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल। इंटरनल कीवे का मतलब होता है कोई शाफ्ट है, उसके अंदर उसको हब में लगाना है, हब और शाफ्ट को एक साथ घुमाना है, रिलेटिव मोशन को रोकना है, उसके बीच में एक की लगा दी जाती है। उस की को लगाने से पहले हम शाफ्ट में एक सुराख बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, उसको कीवे कहते हैं। तो उसका अगर हमको व्यास लेना हो, कोई होल हो, उसका व्यास लेना हो, डायमीटर चेक करना हो, मेजर करना हो, तो हम इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, आउटर डायमेंशन लेने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो कहोगे सर आउटसाइड कैलिपर का। पूछेगा कि इनसाइड कैलिपर की टांगे किस साइड में मुड़ी होती है, तो देखो मेजरमेंट हमेशा इंटरनल लेगा इनसाइड कैलिपर, लेकिन टांगे बाहर की साइड मुड़ी होंगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे मिस्टेक करते हो। देखो डिवाइडर और कैलिपर में आपको परेशानी होगी, मुझे पता है, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। अब क्योंकि ये ट्रेड एक्सप्रेस है तो मैं एक्सप्रेस की तरह ही चलूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि हर एक बच्चे ने उस प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा जिसमें मैंने 35 से 40 लेक्चर आपको चैप्टर वाइज करा दिए। अब अगर इसमें देखोगे तो सबसे पहला आपको डिवाइडर और कैलिपर में मैंने डिफरेंस एकदम क्लियर आपको समझाया है कि मेरे दोस्त जो कैलिपर होता है उसी से वर्नियर कैलिपर बनता है, और वर्नियर कैलिपर मेजरिंग टूल है, मापने वाला टूल है। इसका मतलब कैलिपर भी क्या करेगा? मापने का काम करेगा। वो बात अलग है कि ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है, अप्रत्यक्ष माप करता है। कैसा माप करता है सर? अप्रत्यक्ष। आपने कहा सर अप्रत्यक्ष कैसे कह दिया? आपने मान लो कि इसका मेजरमेंट लिया, क्या बता दोगे कि 5 mm का है? नहीं, उसके बाद आपको ले जाना पड़ेगा किसी स्केल में मेजर करना पड़ेगा, फिर कहोगे अच्छा ये 5 mm का, इसका मतलब अप्रत्यक्ष है। डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती तो प्रत्यक्ष हो जाता ना। हाँ, सबके लिए है, ट्रैक्टर मैकेनिक, एमएमवी, डीजल मैकेनिक और हीट इंजन, तीनों के लिए है ये क्लास। अब देखो भाई, कैलिपर मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल है। आप कहोगे सर इसका लीस्ट काउंट, तो कहोगे सर 0.50 mm। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी डायमेंशन जो एक्यूरेटली कोई भी चीज चेक कर पाए, मेजर कर पाए, मार्क कर पाए। नोट्स ऑर्डर किया है, पहुंच जाएगा भाई, 1-2 दिन में पहुंचने वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। अब देखो मेरे भाई, कह रहा है कि कैलिपर क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष टूल है। और ये मटेरियल देखो कि किसका बना होता है, तो कहोगे सर कार्बन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन इस्पात का बना होता है। और किस किस साइज में उपलब्ध होता है? 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm साइज में आपको उपलब्ध होता है। किस काम में आता है कैलिपर? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, डाया ऑफ राउंड जाब, गोल जाब का व्यास, ये सब फाइंड करने में आप किसका यूज करते हो सर? कैलिपर का। क्या करने में? मेजरमेंट करने में। कैसा मेजरमेंट करने में? अप्रत्यक्ष माप लेने में, यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने में। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, कैलिपर के टाइप में अगर हम लोग आ जाते हैं तो जोड़ के आधार पर देखो, हर एक आधार पर, कई बार क्लासिफिकेशन बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर हमको बांटोगे तो हमको 10 आधार पर बांट सकते हो। सर कहोगे कैसे? मेरे लंबाई के आधार पर बांट सकते हो कि सर लंबे हैं। मोटाई के आधार पर बांट सकते हो सर पतले हैं। तो मोटाई के आधार पर बांटोगे तो कैसे बांटोगे सर? 2 प्रकार के लोगों को बांटोगे, एक मोटे लोग, एक पतले लोग। लंबाई के आधार पर एक छोटे लोग, एक लंबे लोग, ऐसे ना। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर 4 धर्म के लोग, है ना। लिंग के आधार पर पुरुष है, महिला है। उसी प्रकार से ज्वाइंट के आधार पर अगर बांटोगे तो अगर स्प्रिंग ज्वाइंट लगा हुआ है, यहां पर देखो ना, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसी स्प्रिंग की वजह से क्या है, ये बहुत तेजी से ऑटोमेटिक बाहर की तरफ खींचता है। ये स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं बो स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग के आधार पर, इस ज्वाइंट के आधार पर स्प्रिंग ज्वाइंट या फर्म ज्वाइंट। कई बार यहां पर स्प्रिंग नहीं लगा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिवेट लगी रहेगी, जिसको हम लोग फर्म ज्वाइंट कहेंगे। स्प्रिंग जोड़, फर्म जोड़। इसके अलावा लेग के आधार पर कहोगे सर आउटसाइड, ऑड लेग और इनसाइड। इनसाइड आपने कहा सर इनसाइड, आउटसाइड दिखाया। ऑड लेग क्या होगा? ऐसे एकदम सीधा रहेगा, एक की टांग ऐसे टेढ़ी रहेगी, है अपने पास, मैंने थ्योरी में दिखाया होगा आपको। इसके अलावा आप कहोगे सर स्प्रिंग के आधार पर, आप कहोगे सर तो इनसाइड स्प्रिंग और आउटसाइड स्प्रिंग। जिस साइड में स्प्रिंग लगी होगी उसको आप उस तरीके से क्लासिफाई कर दोगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ऐसे सवाल आते हैं, डिवाइडर और कैलिपर में अंतर, क्योंकि यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मुझे पहले से पता था। तो आप कहोगे सर डिवाइडर लेग और पॉइंट
है ना। स्ट्रेट कैसा होगा, इसका सीधा होगा, इसका जो लेग होगा, इसकी जो टांग होगी, इसका जो पॉइंट होगा, नुकीला वाला हिस्सा, ये डिवाइडर है, ये सीधा है। आप कहोगे सर कैलिपर का लेग, टांग या पॉइंट जो नुकीला वाला भाग है, कहोगे सर हमेशा मुड़ा हुआ होगा। इसका काम क्या होगा, लाइन को विभाजित करना। डिवाइडर का ही एक बड़ा भाई कहलाता है ट्राइमल। क्या कहलाता है, ट्राइमल। सब पढ़ाया है, सवाल बनेगा यहां से। इसके अलावा कहोगे सर इसका काम, कैलिपर का काम क्या होता है सर, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, डाया, राउंड, जब ये सब क्या करने में, मेजर करने में काम आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन आया, उससे मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की। फटाफट दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे भाई सारे लोग, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे और शेयर करके आएंगे क्लास को। ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये जोश रुकना नहीं चाहिए। चलो फटाफट आ जाओ। दूसरा प्रश्न, रिवेटिंग के लिए किस हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। रिवेट होता है, छोटी छोटी चादरें हैं, कूलर है, अलमारी है, उस शीट को जोड़ने के लिए रिवेट से उसको जोड़ा जाता है, पीट पीट करके। अब रिवेट को आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको रिवेट देखने को मिलता है ना। आप कहोगे सर ये रिवेट का हेड वाला हिस्सा हो जाता है और ये वाला हिस्सा हमको टेल कहलाता है और ये वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। रिवेट बना किसका होता है सर, तो कहोगे माइल्ड स्टील या आप कहोगे मेरे भाई मृदु इस्पात का बना होता है। नोट करके रखना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो समझा रहा हूं दिमाग में डालते जाना, भेजे में घुसना चाहिए। इसके अलावा आप कहोगे सर कि रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं हथौड़े की बात करूं तो हथौड़ा क्या है, हैमर। हथौड़ा मतलब क्या है, हैमर। हैमर क्या है, एक स्ट्राइकिंग टूल है। कैसा टूल है मेरे भाई, स्ट्राइकिंग टूल है। और हैमर को मैंने 3 प्रकार से बांटा है, अगर आपको याद होगा तो। एक मैंने आपको हैंड हैमर बताया था, एक मैंने आपको सॉफ्ट हैमर बताया था और एक मैंने मेरे भाई आपको पावर हैमर बताया था। हैंड हैमर में आप बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, ये सारे हैमर डालते हैं। सॉफ्ट हैमर में आप लकड़ी का बना हुआ हैमर, चमड़े का बना हुआ हैमर, नायलॉन का बना हुआ हैमर, ये सारे हथौड़े डालते हैं, जिसमें सॉफ्ट हैमर आ जाता है। पावर हैमर में आप इलेक्ट्रिक प्रेस हैमर, पावर हैमर, हाइड्रोलिक हैमर, न्यूमेटिक हैमर आप डालते हैं, हथौड़े डालते हैं। आप कहोगे सर कि रिवेटिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कोई हथौड़ा है तो बॉल पिन हैमर है। इसमें पिन जो होता है, हथौड़ा जो इस प्रकार से होता है, अगर आप कहोगे सर ये हथौड़ा हो गया, मान लो ये क्या हो गया सर, ये हथौड़ा हो गया है ना, ये हैंडल हो गया, इसका पिन आप देखोगे तो ऐसे गेंद जैसा बना होगा। और सबसे मैक्सिमम यूज किया जाने वाला अगर कोई हैमर है ना, पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा मेरे भाई, टेलीग्राम पर। और पेड बैच में जो आपको ई बुक मिली है 2019 और 2025 का, सेम टू सेम जितना शिफ्ट में क्वेश्चन आया है आप सबका, उस सब को चैप्टर वाइज बना करके सॉल्यूशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ के आपके बैच में कल डल जाएगा। वहां से प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी। हाँ, अब कहोगे मेरे भाई कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अगर कोई हैमर है तो कहोगे सर बॉल पिन हैमर है। रबर हैमर हो गया, प्लास्टिक हैमर हो गया, मैलेट हैमर हो गया, इसका यूज हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर आपकी फिनिशिंग नहीं खराब करनी हो, कोई सॉफ्ट मेटल है वहां पर आपको थोड़ा बहुत ठोक पीट करना हो, ऐसी कंडीशन पर आप इस मैलेट का इस्तेमाल करेंगे। इस सभी हथौड़े को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। ये सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल पिन। बॉल पिन। मान लो पूछा कि सबसे मैक्सिमम यूज किया जाने वाला हैमर कौन सा है, तो कहोगे बॉल पिन हैमर है। और बताओ, अगला प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। 2025 में खूब प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। 2025 में हर शिफ्ट में लगभग आपको किसी न किसी ट्रेड में प्रश्न देखने को मिला है। ये कॉमन टॉपिक है, ये हर ट्रेड में मारता है ना। 50 प्रश्न आपकी ट्रेड से बनाएगा, 25 प्रश्न कॉमन बनाएगा, उस शिफ्ट के हर एक ट्रेड में मार देगा। इलेक्ट्रिशियन में भी मारेगा वही प्रश्न, फिटर में भी फेंक के मारेगा आपको, डीजल में भी फेंक के मारेगा, एमएमवी में भी फेंक के मारेगा कि लो अटेम्प्ट करो, तो करो ना। कह रहा है 5S के अंतर्गत सीटन निम्नलिखित में से किसे कम नहीं करता है। सीटन देखो, 5S एक जापानी प्रोसेस है, जापानी सिस्टम है, एक जापान का सिस्टम है जिसको 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था टोयोटा नाम की कंपनी ने, है ना। क्या करने के लिए सर, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, है ना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जापान में। 5S का मतलब होता है 5S से स्टार्ट होने वाले शब्द, सियरी, शिटन, सेसु, सिकेत, सोर, सितश्युक। क्या क्या, सियरी, शिटन, सेसु, सिकेत, सोर, सितश्युक। तो उसमें क्या कह रहा है कि शिटन, सियरी का मतलब होता है शॉर्ट। देखो, एक होता है सेरी जिसका मतलब होता है शॉर्ट, इंग्लिश मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है। शिटन, शिटन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मतलब किसी भी चीज को क्रम में व्यवस्थित करना। तो किसे कम नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेगा भाई, है ना। एक्सेस मोशन को कम नहीं करेगा, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन को, टाइम वेस्टेज इन सर्चिंग में, इन सब चीज को बचाएगा। प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेगा। वो किसको कम नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेगा, है ना, प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेगा। टाइम वेस्ट इन सर्चिंग को कम नहीं करेगा, कम करता है भाई। कह रहा है किसको कम नहीं कर पाएगा वो, इसको क्यों कम करेगा। इसका तो पूरे के पूरे 5S का कॉन्सेप्ट ही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और ये कह रहा है कि कम कर रहा है, इसको कम करेगा क्या, कह रहा है किसको कम नहीं करेगा, इसको कम नहीं करेगा भाई, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। 5S का हर एक अंग कोशिश करेगा कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़े। प्रश्न घुमाया है, आपने पढ़ा है, लेकिन आप गलत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उस लेवल की, आपने प्रैक्टिस की ही नहीं कहीं पे।
तो आप कहोगे सर कि प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, कम नहीं करेगा। देखो एक्सेस मोशन को कम करेगा, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन को, निराशा को कम करेगा, टाइम वेस्टेज में जो सर्चिंग करने में टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम कर देगा, जल्दी मिल जाएगा आपका सामान। अगर कोई भी चीज आपने ऑर्डर में सेट कर दी, जैसे आप फाइल मैनेजर में कोई चीज रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, या आपको ज्यादा एमबी की फाइल डिलीट करनी होती तो आपको शॉर्ट इन सेट इन ऑर्डर करते हो, बाई साइज करते हो। समझ में आई बात? गलत नहीं करना मेरे भाई, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। देखो ये 5S है, अभी 5S को चेंज करके अब 6S कंपनी में यूज किया जाने लगा है। पूछेगा आपसे कि 6th क्या है, तो आप कहोगे सर सेफ्टी। क्या है? सेफ्टी इज द 6th, छठवां एस है सेफ्टी। सीरी सिटन सेसु सिकेस और सितशुक। ठीक है, हाँ हैंड रिटन नोट्स की क्लास मेरे भाई कल हो जाएगी, है ना। अगली बार आपने आरएसी का बैच लिया था, कुछ डिस्काउंट, इस बार हमने 100% भाई बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। देखो यही तो खासियत है ना, नमस्ते आईटीआई इतना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो भी बच्चे इस पे हैं सब डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, है ना। और आप बार बार ट्रस्ट दिखा रहे हो, आप ट्रेड में पिछली बार पास हुए, फिर बच्चे इस बार कह रहे हैं पिछली बार पास हुए थे सर आपसे पढ़ से, फिर हमको कोर्स लेना है। यही ट्रस्ट हमें बनाता है, और यही ट्रस्ट, यही भरोसा हमें और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप टीम को कॉल कर लेना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है, आप निराश नहीं होंगे। देखो भाई, शियरी, शिटन, सेशु, शिकेस और शतशुक, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन, ये सब मैंने पढ़ाया है। इसका नाम एक बार आप रिकॉल कर लेना, पीडीएफ में डलवा दूंगा टेलीग्राम पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? जलने पर किसे कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत शानदार सवाल है, आप 100% गलत करोगे, इसीलिए डाला है। सेफ्टी से सवाल है भैया, ये पार्ट ए में भी काम आएगा, पार्ट बी में भी काम आएगा, है ना। चलो बताना जरा, अगर मान लो कि कभी आप आग में जल जाते हो तो आप किसका यूज नहीं करोगे, किसका यूज नहीं करोगे? बहुत सही मेरे भाई, 105 करंट व्यूअर, 105, 100 पार हो गए, वाह भाई वाह मेरे भाई, बहुत शानदार। देखो अगर आप जल जाते हो तो किसको नहीं लगाना है? एलोवेरा, पानी, कोका बटर, ड्राई स्ट्राई ड्रेसिंग, किसका यूज नहीं करना है? एलोवेरा का आप यूज कर सकते हो, पानी का भी कुछ लोग कहेंगे सर यूज नहीं किया जाता, पानी का यूज कर सकते हो। ड्राई स्टाइल ड्रेसिंग, सूखी स्टाइल ड्रेसिंग का भी आप यूज कर सकते हो। ये कोकोआ बटर पता नहीं क्या है, ये इसका यूज आप नहीं करोगे। एक सवाल मैं आपसे और कहूंगा, एक सवाल मैं आपसे और पूछ, देखो कुछ लोग कहेंगे सर पानी का यूज नहीं करना है, मैं बताता हूं। देखो जब कोई जलता है तो लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, क्या वो सही है? मान लो यहां पर ऑप्शन होता टूथपेस्ट, तो आप सही मार के आते। ऐसी किसी भी चीज का जलने पर इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जो हीट को वहीं पर रोकने का काम करे। आपको लगता है कि टूथपेस्ट हमने लगाया, उसमें मेंथॉल डाला है, ठंडा ठंडा महसूस होता है तो फायदा करेगा, नहीं। आरएसी की क्लास इसके जस्ट बाद लगेगी, इवेंट नहीं लगा लेकिन अभी क्लास लूंगा मैं। आप कहोगे कि टूथपेस्ट का यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो हीट को क्या करती है? हीट को रोक करके रखती है, हीट को रोक देती है। तो आपकी बॉडी में क्या होगा? वो हीट रुकी रहेगी, बाहर निकल ही नहीं पाएगी। तो ऐसी किसी भी हीट अंदर फंस जाती है, तो टूथपेस्ट का यूज कभी नहीं करना है, ऑप्शन में आए तब भी, ठीक है। हाँ ट्रैक्टर मैकेनिक वाले भाई बिल्कुल ले सकते हो, ये लिखा है यार, सब थंबनेल पे लिखा है, पोस्टर पे। अगले प्रश्न पर आ जाओ भैया, प्रश्न संख्या 5। हीट इन इंजन रेडिएटर इज ट्रांसफर्ड बाय द फॉलोइंग। इंजन रेडिएटर में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बताओ भाई। ये जो आप पढ़ रहे हो, अब हम जंप कर चुके हैं कहां पर? इंजन कूलिंग सिस्टम पर। सबको पढ़ना है भाई, ट्रैक्टर में भी कूलिंग सिस्टम होगा, एमएमवी में भी होगा, हीट इंजन में भी होगा। कूलिंग सिस्टम मैंने आपको दो प्रकार से बताया है, एक मैंने आपको एयर कूलिंग सिस्टम बताया है, एक मैंने आपको वाटर कूलिंग सिस्टम बताया है। वायु शीतलन प्रणाली और जल शीतलन प्रणाली बताया है। जल शीतलन प्रणाली का इस्तेमाल हम लोग बड़े इंजन में करते हैं, और जहां भी जल शीतलन प्रणाली का इस्तेमाल होगा वहां पर रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा मेरे भाई? रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और रेडिएटर का जो काम होगा, कूलिंग का जो, उसका जो कूलिंग होगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा, वो कंडक्शन से होगा और कन्वेक्शन से होगा, दोनों से होगा। आप कहोगे सर कंडक्शन और कन्वेक्शन से क्यों? कहोगे सर जो ठोस में हीट का ट्रांसफर होता है, सॉलिड में, वो कंडक्शन से होता है, लेकिन जो लिक्विड में होता है आप कहोगे सर कन्वेक्शन से होता है। तो पानी तो डाला ना आपने, तो कन्वेक्शन हो गया वो, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि यहां पर क्या है, आपका इंजन है, इंजन के चारों तरफ वाटर जैकेट बनाई जाती है, और यहां से इस तरीके से आपका रेडिएटर लगा होता है ना। यहां से कई बार आपका सवाल बनता है कि यहां ऊपर साइड में क्या लगा होता है? एक थर्मोस्टेट लगा होता है, और यहां नीचे साइड में क्या लगा होता है सर? कहोगे सर एक पंप लगा होता है। यह पंप पानी को ऐसे भेजता है, और ये थर्मोस्टेट क्या करता है? अगर मान लो कि आपका पानी 85 से लेकर के कुछ अलग अलग एडिटिव डाले जाते हैं, कहीं पर आपको 90 डिग्री सेल्सियस, 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर ज्यादा पहुंच गया तो इसको ठंडा करने के लिए भेज देगा, नहीं तो फिर रिटर्न भेज देगा इंजन वाटर जैकेट में, जाओ फिर से ठंडा करो। अगर ये फोर्स कूलिंग सिस्टम है, तो वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर भी दो फिर आएंगे, आपका आएगा थर्मोसाइफन और फोर्स।
सर्कुलेशन। तो फोर्स सर्कुलेशन में पंप होगा, थर्मोसाइफन में ग्रेविटी से, टेम्परेचर डिफरेंस से डेंसिटी डिफरेंस होगा, घनत्व बदलेगा और हल्का पानी ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगेगा, तो वहां पर पंप नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो रेडिएटर में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो कंडक्शन और कन्वेक्शन, चालन और संवहन दोनों कारणों से होता है। तो आप कहोगे सर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अगले प्रश्न पर आ जाइए भैया। देखो यहां पर कुछ चीजें और मैंने दी है, जैसे आप रेडिएटर क्या करता है, कूल हॉट इंजन वाटर, क्या करता है, इंजन को ठंडा नहीं करता है डायरेक्ट। अभी जो मैंने आपको बताया कि यहां पर इंजन है भैया, इंजन के चारों तरफ वाटर जैकेट लगा हुआ, यहां पर पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होगा तो इस पानी को भेज दिया जाएगा कहां पर, रेडिएटर के पास, है ना। मान लो यहां थर्मोस्टेट लगा, यहां पर पंप। अब इस रेडिएटर द्वारा क्या किया जाएगा, इस पानी को ठंडा किया जाएगा, ऐसे हवा सर्कुलेट होती है इधर, तो ये पानी ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद फिर इंजन को भेजा जाएगा। तो क्या काम करता है, कहोगे सर कूल इंजन वाटर, इंजन के वाटर को ठंडा करता है। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे सर दो टाइप का आपका रेडिएटर देखने को मिलता है, एक ट्यूबुलर टाइप, एक सेलुलर टाइप। सेलुलर को ही हम लोग हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखने को मिलता है, और ट्यूबुलर में आपको ट्यूब और फिन देखने को मिलती है। और पूछेगा आपसे कि जो आपका रेडिएटर होता है उसमें ट्यूब और फिन का मटेरियल बता दो जरा, तो कहोगे सर तांबा और पीतल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कहोगे सर कॉपर और ब्रास का बना होता है आपका रेडिएटर, किसका बना होता है, कॉपर और ब्रास का। आरएसी वाले भैया बार बार कमेंट मत करिए, आपकी क्लास मैंने बता दिया कि इसके जस्ट बाद लगी है, आपकी जस्ट होगी। इसके अलावा एक रिवर्स फ्लशिंग प्रोसेस की जाती है, कई बार इससे सवाल बनता है, जब भी हमको कोर साफ करना हो रेडिएटर का तो हम लोग रिवर्स फ्लशिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट आप नोट करके रखना। चलो अगले सवाल पर आ जाओ फटाफट। बहुत शानदार सवाल है, प्रश्न संख्या 6। डीजल इंजन में डेटोनेशन का क्या प्रभाव होता है। कई बार डीजल इंजन जब चल रहा होता है ना, आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ट्रेड में डर लग रहा है। देखो एक बहुत सीधी और सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो हो आप, तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे इस एएलपी में पढ़ो चाहे अगली एएलपी में पढ़ो, क्योंकि बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट के वो आप कहीं से भी कवर करो, किसी किताब से कवर करो, किसी टीचर को पकड़ो अच्छे और आप पढ़ना शुरू करो। थ्योरी पढ़ो, 30 दिन का पूरा प्लान बताया है कि 30 दिन में 3 फेज मैंने डिवाइड किए हैं, पार्ट ए 10 दिन का, पार्ट बी 10 दिन का, पार्ट सी 10 दिन का। उस 30 दिन में पूरी की पूरी आप थ्योरी अच्छे से पढ़ डालो, फिर रिवीजन करो हमारे साथ आकर के, इतनी बात आप करो। ठीक है, नहीं तो ऐसे मैराथन और ऐसे ट्रेड आप खेलते रह जाओगे। तो चुपचाप कोने में बैठ करके पहले थ्योरी कवर करो, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा यहां से। ये स्कोर बूस्टर है, पढ़ लिया है, रिवीजन होगा। ठीक है, देखो यार थर्ड शिफ्ट वालों के साथ हुआ है स्कैम, मैं सबसे मांग रहा हूं कि कुछ प्रूफ भेज दो मेरे पास, है ना। ये मेरी ईमेल आईडी है, या मान लो किसी भी प्रकार का कभी आपको कोई और भी दिक्कत होता है तो अभिषेक सिंह, या एक काम करो नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उस पर आना, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, है ना, वहां से आप मुझे दो, मैं जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। और मैं बहुत सारे ऐसे टीचर को जानता हूं जो अच्छे टीचर हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी लगातार बात होती है, लेकिन हम तक पहुंचे तब तो, हम तक आप डाटा तो दो। चलो, तो कह रहा है कि डीजल इंजन में डेटोनेशन का क्या प्रभाव होता है। डेटोनेशन एक एबनॉर्मल साउंड, अजीब साउंड करने लगता है, इंजन चल रहा है, फट से एकदम तेजी से आवाज आती है, फट से तेजी से आवाज आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटोनेशन कहते हैं। कह रहा है डेटोनेशन का प्रभाव बता दो सर, डेटोनेशन से होता क्या है। कह रहा है इंजन में नॉकिंग ध्वनि आती है, मोर इंजन पावर, ज्यादा पावर देता है क्या, नहीं। इंजन की हाई स्पीड हो जाती है क्या, सडन स्टॉपेज, इंजन देखो तुरंत बंद भी नहीं होता है। कई बार आप देखते हो गाड़ी चली जा रही है, फट से आवाज आई, न इंजन रुकता है न इंजन की पावर बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंजन में अब नॉर्मल नॉकिंग साउंड आता है। तो डेटोनेशन का मेन प्रभाव तो यही है। अब सवाल यहां से बनेगा जो आप गलत करोगे कि सर डेटोनेशन घटेगा कब और बढ़ेगा कब, है ना। चलो, दोनों में होता है भाई, डेटोनेशन नॉकिंग आपको दोनों में देखने को मिलता है, वही मैं आपको जरा दिखाने वाला हूं। देखो ये डेटोनेशन जो है वो आपको एसआई इंजन में, ये एक प्रॉपर टेबल, मैंने आपको थ्योरी क्लास में इसकी ट्रिक भी बताई है कि कैसे याद करना है। एसआई इंजन का मतलब ये होता है कि पेट्रोल इंजन में। अब सवाल यहां से, इसको ट्रिक वाला जरूर आप याद कर लेना, वो लेक्चर जरूर देखना, इसीलिए कह रहा हूं नोट्स सामने रखोगे तो जब मैं ट्रिक विक बताऊंगा थ्योरी क्लास में तो नोट्स में नोट करते जाओगे आप। तो कहोगे सर जब हम एडवांस स्पार्क टाइमिंग करेंगे, स्पार्क टाइमिंग एडवांस कर देंगे, पहले कर देंगे, ऐसी कंडीशन में नॉकिंग बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर कंप्रेशन रेशियो अगर आप बढ़ाओगे तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर इनटेक एयर, जो अंदर हवा जाती है, सांस लेता है जो इंजन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, अगर उसका तापमान बढ़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी है एम्बिएंट में, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नॉकिंग बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। हाई कूलेंट टेम्परेचर, जो कूलेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो कूलिंग सिस्टम का, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में भी नॉकिंग आपको देखने को मिलेगी इन पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन। ठीक है, हां। अब इसके अलावा कहोगे सर कुछ चीजें, देखो रेड रेड है, ये हमारे लिए सेफ होता है, ये सेफ जोन है। पेट्रोल इंजन को अगर नॉकिंग से बचाना है तो इंजन की स्पीड ज्यादा रखो, है ना। इसके अलावा कहोगे सर रिटार्डेड स्पार्क टाइमिंग को कम करो, और इनलेट एयर का टेम्परेचर, क्योंकि यहां बढ़ाने से बढ़ रही नॉकिंग, तो इनलेट एयर का टेम्परेचर क्या करो, कम कर दो। ये पेट्रोल इंजन की बात होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
अब इसके बाद हम लोग कहें सर कि सीआई इंजन में नॉकिंग क्या है। सीआई इंजन में नॉकिंग तब होती है जब इग्निशन डिले अधिक हो जाता है। आप कहोगे सर कब बढ़ता है और कब घटता है ना। तो देखो इग्निशन डिले जैसे जैसे बढ़ेगा, अब इसको डिटेल में मैंने जब आपको नॉकिंग और डेटोनेशन जब मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा रहा था यूट्यूब पे फ्री वाले बच्चे, वो भी जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढना, उसमें मैंने पढ़ाया है बढ़िया से। अब यहां पर एक्सप्रेस है तो 750 क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे, क्योंकि 750 क्वेश्चन कराने के बाद फिर और भी प्लान है कि और भी आपको यूट्यूब पर दें कुछ हम। तो आप कहोगे सर कि जैसे जैसे इग्निशन डिले बढ़ेगा तो आप कहोगे सर वैसे वैसे नॉकिंग बढ़ेगी, है ना, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगी, तो दोनों एक ही बात होगी। आप कहोगे सर कंप्रेशन रेशियो, अच्छा कंप्रेशन रेशियो कितना होगा डीजल इंजन का, तो आप कहोगे सर 16 से 22 होता है, 16 से 22। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होगा सर, कहोगे 8 से 12 या 6 से 12 होता है। कंप्रेशन रेशियो अगर आपने कम किया, ऐसी कंडीशन में नॉकिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करिए कंप्रेशन रेशियो बढ़ा के रखिए। आप कहोगे सर हाई कंप्रेशन रेशियो, देखो यहां पर लो है तो हाई कर दिया। आप कहोगे सर सीटेन फ्यूल, सीटेन नंबर होता है ना, इग्निशन क्वालिटी वही होती है डीजल की। पेट्रोल की जब भी बात करेगा तो ऑक्टेन नंबर की बात करेगा। तो कह रहा है कि सर सीटेन अगर आपने नंबर कम रखा तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, आपका जो नॉकिंग है वो बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर हाई सीटेन फ्यूल का यूज करोगे तो नॉकिंग घट जाएगी। ये पूरा का पूरा आप टेबल यहां पर देख सकते हैं, इसकी ट्रिक अपने नोट्स में आप छाप के रखना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है सर रेगुलर एंड ऑकेशनल मेंटेनेंस ऑफ रेडिएटर इंक्लूड्स, रेडिएटर में नियमित और समय समय पर रखरखाव में क्या क्या शामिल है। चलो क्लास आपकी 9 बजे स्टार्ट होती है नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डेली जुड़ना है। ट्रेड एक्सप्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट 750 प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और यहां से मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, यहां से मैं आपको परीक्षा में प्रश्न दिखाऊंगा, ये डेफिनेटली आप ध्यान रखना। फेल हो जाओगे तब भी, पास हो जाओगे तब भी एक सेशन लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो कहां से आया है, पढ़ा कि नहीं आपने, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। चलो 7वें प्रश्न का आंसर दो। बातचीत नहीं उत्तर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो भी आपके जो भी डाउट है अगर आप टीम को बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना। चलो भाई, ये पीडीएफ फ्री है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। 7वें प्रश्न का आंसर दो भाई फटाक से। ए ऑप्शन आ रहा है, 7 का ए आ रहा है। कैसा, रेडिएटर में नियमित और समय समय पर रखरखाव में क्या शामिल है, रेगुलर इंटरनल फ्लशिंग। क्या, रेगुलर इंटरनल फ्लशिंग को हम लोग क्या करते हैं, नियमित समय समय पर क्या करते हैं, रखरखाव करते हैं। इंटरनल क्लीनिंग विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन कभी कभी करते हैं जब ज्यादा दोष आ जाता है। रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्यूब, रिप्लेसमेंट तो नहीं करना है यार, रेगुलर थोड़ी बदल देना है, कॉस्टली हो जाएगा। एयर ब्लोइंग एंड वाटर स्प्रेड क्लीनिंग एक्सटर्नल पार्ट, यही ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं। 8वें प्रश्न पर, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नॉकिंग समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल। अभी पीछे मैंने बताया है कि अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नॉकिंग को समाप्त करना है तो आपको डिले पीरियड को कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा, डिले पीरियड को कम करना पड़ेगा। तो डिले पीरियड को कम करना हो चाहे शॉर्ट करना हो, बात एक ही है। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन, ऐसे ही प्रश्न छप जाएगा, ऐसे ही प्रश्न क्या हो जाएगा, छप जाएगा, ठीक है। लेट ऑटो इग्निशन नहीं, लो कंप्रेशन रेशियो, ना 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 ना, है ना। कंप्रेशन इग्निशन में नॉकिंग को समाप्त करना है, समाप्त करना है, ठीक है। हां देखो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट मारो, इस चार्ट को पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट करो, याद करो, कैसे भी करो, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 9। इफ द वाटर लेवल इज इंजन इज केप्ट लो द पॉसिबल रिजल्ट कुड बी। वाटर लेवल इंजन में थोड़ी होगा, इंजन के कूलिंग सिस्टम में होता है ना, इंजन के कूलिंग सिस्टम में होता है। अब आप कहोगे सर कि वाटर लेवल अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, पिस्टन ब्रेकेज, नॉकिंग ऑफ इंजन, बियरिंग फेलियर, ऑल ऑफ दीज, ये सारे काम हो सकते हैं। क्योंकि भाई जब भी कूलिंग का लैक होगा, वाटर लेवल कम होगा, तो ये सारे कहीं ना कहीं समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। हाँ हमारे पास डाटा भेजो, मैं कुछ कराता हूं भाई, है ना, मैं भी करूंगा। अगर मेरे पास एक्चुअल आप डाटा भेजोगे, जेन्युइन डाटा भेजोगे, मुझे पता है एक दो बच्चे कह रहे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट मुझे सेम शिफ्ट के कई सारे आप डाटा दो, है ना। आपके आसपास जो नंबर आया है वो भी दो, क्योंकि है तो देखो कुछ कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि हर जगह चल रहा है तो हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। कह रहा है कि डीजल तेल में अधिक सल्फर होने से क्या प्रभाव होगा। मान लो डीजल फ्यूल है, उसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो गया। अब आपको पता है कि सल्फर और प्लस ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि क्या है, नुकसान करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, नुकसान करेगा। तो जब भी सल्फर मिलेगा आपके डीजल में और वो O2 के साथ निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। इसके अलावा SO3 भी बना सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। फिर उसके बाद वो H2SO4 भी बना सकता है, अगर वाटर वेपर के साथ मिला है ना, H2SO4 भी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हार्म ही करेगा। जब भी सल्फर मिलेगा आपके डीजल में, इंजन में जलेगा, तो क्या करेगा, आपको नुकसान करेगा, ठीक है। हाँ लिस्ट बताए हो आप हमको, तो लिस्ट दो ना।
प्रोडक्शन ऑफ कोरोसिव गैस, एक्सेसिव इंजन वियर, डैमेज टू स्टोरेज टैंक एंड इंजन, रिडक्शन इज थर्मल एफिशिएंसी। तो देखो ये सब क्या है, ये सब एमिशन में जाएगा, है ना, ये सब क्या जाएगा, एमिशन हो जाएगा, बाहर निकलेगा, क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ कोरोसिव गैस बनाएगा, ये कोरोजन को आपको नुकसान पहुंचाएगी, संक्षारण करेगी, है ना, नुकसान करेगी। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहोगे सर, कोरोसिव। कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, डीजल तेल में अधिक सल्फर होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ कोरोसिव गैस। फिर उसके बाद का प्रभाव है कि वो डैमेज करेगी आपके स्टोरेज टैंक और इंजन को। ध्यान से समझना, इसका सी ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन पहला ऑप्शन यही पकड़ना है आपको कि जब भी ये डीजल तेल में आपका सल्फर मिलेगा तो क्या होगा, जब डीजल तेल में सल्फर मिलेगा तो सर ये बनेगा, और यही पहला ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कोरोसिव गैस, ये कोरोसिव गैस है। फिर इस कोरोसिव गैस से मान लो पूछता कि सल्फर, डीजल इंजन में सल्फर ऐड होने से कोरोसिव गैसें बनती हैं, उस गैसों से क्या होता है, तो आप कहते हैं सर कि वो डैमेज करेगी हमारे पूरे के पूरे तंत्र को।